देखिए अब आगे बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी की। हमने फंडामेंटल देख लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेराइव्ड क्वांटिटी में हम आपको बताते हैं, देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। डेफिनेशन, द quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities. Quantities is called derived quantity. देखिए, the quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities called derived quantity. देखिए physical quantity, the quantity which can be expressed in terms of fundamental quantities is called derived quantity. अब ये जो derived quantity are called derived quantity. जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे बहुत सारी वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सारी derived quantity है। ठीक है। अब देखिए जैसे वेलोसिटी कैसे बनी होगी, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वांटिटी, ये जो मिल करके बनाती है, ये जो फाइनल क्वांटिटी आई वो डेराइव्ड हो गई। फोर्स कैसे आया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को फर्दर हम तोड़ सकते हैं। यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। देखिए हमने देख लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है वो 7 होती थी। हमने देख लिया 2 सप्लीमेंट्री होती हैं, एक होती है प्लेन एंगल और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होती है उसकी जो प्लेन एंगल होता है तो उसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन में होती है। RAD रेडियन में लिखा जाता है। RAD प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है। और एक होती है सॉलिड एंगल। ये हम आगे बताएंगे कि सॉलिड एंगल को कैसे, क्या है सॉलिड एंगल। ठीक है। तो एक होती है प्लेन एंगल, ये सिंपली आपको पता है, ये जो एंगल होता है, कोई भी एंगल होता है, ये जो प्लेन में होता है y और x प्लेन, ये होता है हमारे पास प्लेन एंगल। ठीक है। ये जो एंगल होता है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या होती है, सॉलिड एंगल होती है ये पूरा जैसे 3 डायमेंशनल फिगर होता है। जैसे मान लो ये कुल्फी के कोन की तरह आपने सेंटर में इसको काट दिया, पूरा ऐसे कोन की तरह सेंटर में काटा गया, तो ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं हम सॉलिड एंगल। बात समझ में आ रही है। सॉलिड एंगल के जो यूनिट होती है उसको कहते हैं स्टेरेडियन कहते हैं, SR से डिनोट करते हैं। स्टेरेडियन होती है, इसको लिखते हैं STERADIAN, स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है। ये हम बाद में भी देखेंगे। अब देखिए ये डिपेंडेंसी के ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी हमने देख लिया। एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डेराइव्ड। इसमें फंडामेंटल में थोड़ी सी 2 सप्लीमेंट्री भी हमने देख ली। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी फिजिकल क्वांटिटी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब ये जो 2 टाइप होते हैं उनको कहते हैं स्केलर और वेक्टर। हम इसको देखते हैं स्केलर और वेक्टर को। तो यानी कि जो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये क्या है। देखिए सबसे पहले हमने बीच में आपको बताया भी था, फिर से आज थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक चीज़ होती है मैग्नीट्यूड होती है, ये होती है मैग्नीट्यूड। अच्छा ये जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें होती हैं। एक क्या होती है, एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और दूसरी होती है इसकी डायरेक्शन, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, सॉरी देखिए यहाँ से मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरी इसकी होती है यूनिट।
न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिला के क्या बनता है, मैग्नीट्यूड। अब सुनिए, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है, इन दोनों को मिला के मैग्नीट्यूड बनता है। एक्चुअली मैग्नीट्यूड केवल अगर है तो वो स्केलर है। बात समझ में आई? जैसे हमने ये कहा आपसे कि देखिए मैग्नीट्यूड, ये जो हमने लिखा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में अगर हमने डायरेक्शन को मिला दिया, डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड में हमने डायरेक्शन को मिला दिया तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई, वेक्टर बन गई। बात समझ में आ रही है? लेकिन वेक्टर का मतलब होता है खाली डायरेक्शन नहीं, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है डायरेक्शन के साथ साथ, देखिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हैं उसके पास तो वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, ये हम लोगों ने वेक्टर में कुछ हमारे पुराने वीडियो में देखा, लेकिन मैं फिर से नए सिरे से, टाइम बहुत ज़्यादा हमें ना मिलने के कारण मैं 15-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो, लेकिन अब फिर से शुरू में सारी चीज़ें बताऊंगा। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो हमारे पढ़े, अभी और भी बनाना है, डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन है, कैलकुलस का पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें हमको बतानी है, उसको मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगा। लेकिन मैंने इधर जो है थोड़ा सा सोचा है कि पहले मैं इस पर काम कर लूँ। तो देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के ये वेक्टर होती है, लेकिन वेक्टर के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। जैसे करंट में डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एग्जाम्पल हम दे दें आपको, जैसे एग्जाम्पल दे दें आपको करंट, तो करंट में डायरेक्शन जैसे 2 एम्पियर की करंट है, देखिए यूनिट है और उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू ये मैग्नीट्यूड हो गई। मैग्नीट्यूड जिसके पास होती है वो स्केलर होती है और डायरेक्शन मिलाने के साथ वो वेक्टर बन जाती है। लेकिन हमने कहा कि ये ब्रांच है, इसमें ये करंट I एम्पियर A to B जा रही है, तो इसके पास डायरेक्शन भी तो है, A से B जा रही है, डायरेक्शन है। आगे आप जब किरचॉफ लॉ देखेंगे तो हम जब किरचॉफ लॉ में देखते हैं तो उसमें डायरेक्शन का महत्व तो है। हम चलते हैं इसको ऐसे करके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ऐसे जब हम जाते हैं तो जब हम इधर करंट लेते हैं, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चलते हैं, तो यहाँ पर जब पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे हम तो करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो हो सकता है हमको माइनस लिखना पड़े, करंट के अपोजिट चलें तो प्लस लिखना पड़े, तो हम डायरेक्शन लेते हैं वहाँ पर किरचॉफ के सेकंड लॉ, लूप लॉ या मेश लॉ में। तो हम कहते हैं कि फिर भी करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा को नहीं फॉलो करती। क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में हम आगे फिर से देखेंगे एक बार सारी चीज़ें। वेक्टर में क्या होता है कि आप सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह हम वेक्टर को ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे 1 + 2 = होता है 3, हम वेक्टर को इस तरह नहीं देख सकते। जैसे हमने कहा इसमें एंगल का महत्व होता है 30 डिग्री। एक वेक्टर ए है, इसका मतलब 2 न्यूटन का एक वेक्टर है, और एक वेक्टर ये यहाँ पर बी है, वी वेक्टर है 3 न्यूटन का। तो हम इसको सिंपली हमने कहा कि इनका रिजल्टेंट बताइए, तो हम 2 + 3 5 न्यूटन ये नहीं लिख सकते हम इस तरह। हमको बाकायदे इसका अलजेब्रा वेक्टर एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करते हुए इसका आंसर निकालना पड़ेगा। उसमें एंगल आएगा रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा एडिशन का पूरा बाकायदा से। इसलिए क्या कहते हैं, डायरेक्शन खाली होते हुए भी कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल जो क्वांटिटी है, केवल डायरेक्शन रहते ही वेक्टर नहीं बन जाती है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा अगर कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी फॉलो करती है तो वो है क्या, वेक्टर। ठीक है। अब देखिए हमने आपसे कहा कि डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन को देखते हुए फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर 2 तरह से डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस, ये दूसरी चीज़। पहला हमने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, अब दूसरी क्या चीज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, on the basis of directional property on the basis of directional property। फिजिकल क्वांटिटी देखिए यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड into 2 types, कैन बी डिवाइडेड into 2 types। देखिए 2 types कौन कौन सी होती है, एक होती है स्केलर, यहाँ पर लिख दिया स्केलर, और दूसरी होती है वेक्टर। तो डायरेक्शन के हिसाब से हम स्केलर वेक्टर को करते हैं, लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद वो क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं है, ये वेक्टर अलजेब्रा
से पता चलता है, मतलब वो फॉलो अगर करती है वेक्टर अलजेब्रा तो है, अदरवाइज नहीं है। जैसे करंट में डायरेक्शन होते हुए भी वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। ठीक, अब देखिए स्केलर क्या होती है, स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और वेक्टर के पास क्या क्या है, तो वेक्टर के पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो है ही है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, और प्लस इनके पास डायरेक्शन है, प्लस इनके पास डायरेक्शन है, और प्लस ये क्या करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करेंगे। तो फिलहाल ये जो स्केलर क्वांटिटी है इनके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है। जैसे डेंसिटी, ये एग्जांपल में हमने ले लिया कोई भी एग्जांपल, जैसे डेंसिटी है, तो डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया एग्जांपल में फोर्स, तो फोर्स क्या है, फोर्स क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारी है। अब यहाँ पर हमने कहा कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम स्केलर और वेक्टर की थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, देखिए द क्वांटिटीज which have magnitude but not have direction, is known as स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल जैसे स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गई, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। नोट करिए, आगे देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी लिखिए, द क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction and also obey law of vector algebra आर कॉल वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप, एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, मोमेंटम है, ETC। ठीक, इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।